मेरे प्यारे सभी भाइयों, स्वागत है आपका सोनाज क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल जाया करे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की जलवायु है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह भूमध्य रेखीय प्रकार की है। किस प्रकार की है? भूमध्य रेखीय प्रकार की है, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वह भूमध्य रेखा के थोड़ा सा ऊपर स्थित है, इसलिए जो मध्य प्रदेश की जलवायु है वह भूमध्य रेखीय प्रकार की है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न क्रमांक 2 है, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है। आपके सामने क्वेश्चन आया है कि भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश भाग है, तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका गोंडवाना लैंड का। भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश जो है वह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्राचीन समय में 2 लैंड हुआ करते थे, एक हुआ करता था गोंडवाना लैंड और दूसरा हुआ करता था अंगारा लैंड। तो भारत का जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है यह गोंडवाना लैंड का हिस्सा है और उत्तर भारत जो है, और इस प्रायद्वीपीय हिस्से के अलावा जो उत्तर भारत है वह अंगारा लैंड का हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश जो है वह प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, इसलिए यह भूवैज्ञानिक दृष्टि से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो हमारा तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में न्यूज प्रिंट का कारखाना कहाँ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूज प्रिंट का कारखाना मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका नेपानगर बुरहानपुर। कहाँ पे? नेपानगर बुरहानपुर। और इसकी बात की जाए इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1948 से 49 के मध्य हुई और जब इसकी स्थापना होती है तब यह प्राइवेट कंपनी के रूप में स्थापित होती है और 1949 में इसे सरकार के द्वारा अपने अधीन कर लिया जाता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस नेपानगर न्यूज प्रिंट की, तो इसको विद्युत की आपूर्ति चांदनी ताप विद्युत गृह से होती है। कहाँ से होती है? चांदनी ताप विद्युत गृह। कौन सा? चांदनी ताप विद्युत गृह। और इसको जल की आपूर्ति जो है वह ताप्ती नदी के द्वारा की जाती है। किस नदी के द्वारा की जाती है? ताप्ती नदी के द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका नेपानगर। अब अगर अगले क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर, मध्य प्रदेश का पुलिस फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थित है। आपके सामने क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश का पुलिस फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका भोपाल। क्या बनेगा इसका सही उत्तर? आपका भोपाल। जो पुलिस फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है आपका भोपाल में स्थित है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और इसे 1972 में सीहोर जिले से अलग करके जिला घोषित किया गया था और इसे 1972 में ही मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था। 1972 से पहले यह सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करता था और 1956 के पहले जब मध्य प्रदेश राज्य अस्तित्व में नहीं आया था उस समय यह पार्ट सी में अर्थात विंध्य प्रदेश में यह शामिल किया गया था। उस पर हम कभी डिस्कस करेंगे। अभी आपको इतना ही समझना है कि पुलिस फिंगरप्रिंट ब्यूरो जो है इसका जो मुख्यालय है यह भोपाल में स्थित है। अब अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, तो हमारा अगला प्रश्न इस प्रकार बनेगा कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। यह आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी है। तो मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वह दूधराज है। कौन सा है? दूधराज है। और दूधराज का वैज्ञानिक नाम की बात की जाए, जूलॉजिकल नेम की बात की जाए, तो इसका जूलॉजिकल नेम जो है वह है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या है? पैराडाइज फ्लाई कैचर। इसके अलावा दूधराज को शाह बुलबुल, हुसैनी बुलबुल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको भी आप याद रखना। और दूधराज को
1981 में 1981 में मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी घोषित किया गया। 1981 में मध्य प्रदेश का 25वां स्थापना दिवस मनाया गया था, जिसे रजत जयंती के नाम से जाना जाता है। और इसी अवसर पर मध्य प्रदेश के राजकीय पक्षी, राजकीय पशु आदि को घोषित किया गया था। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है आपका दूधराज। बात की जाए प्रश्न क्रमांक 6 की, तो प्रश्न क्रमांक 6 जो है यह कुछ इस प्रकार है कि राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र स्थित है। यहाँ पूछा गया है कि मध्य प्रदेश जो है इसमें राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर बनेगा पीथमपुर। पीथमपुर जो है यह मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? धार जिले में स्थित है। और पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का डेट्रॉइट भी कहा जाता है। डेट्रॉइट अमेरिका में स्थित एक शहर है जहां पर विभिन्न प्रकार के रक्षा संबंधी वाहनों का निर्माण किया जाता है। उसी के समकक्ष पीथमपुर में भी सभी रक्षा संबंधी वाहनों का निर्माण किया जाता है, इसीलिए पीथमपुर को भारत का डेट्रॉइट संज्ञा दी गई है। इसके अलावा पीथमपुर को सूखा बंदरगाह भी कहा जाता है और यह कहाँ स्थित है? यह धार जिले में स्थित है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। और अब अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, 7वां प्रश्न है भेल कारखाना। जो भेल कारखाना है BHEL, भेल कारखाना जो है यह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर बनेगा आपका पिपलानी भोपाल। कहाँ पे स्थित है? पिपलानी भोपाल में स्थित है। अब इसकी बात की जाए, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। कब हुई थी? भेल की स्थापना 1964 में हुई थी और इसे ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो इसको बहुत ज़रूरी है, कई बार पूछ चुके एग्जाम में कि भेल कारखाना जो है यह किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो यह ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया था और यह भारत की हेवी इलेक्ट्रिकल्स कंपनी के रूप में विद्यमान है। प्रश्न क्रमांक 8, रेडीमेड वस्त्र उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? बात की गई है जो रेडीमेड वस्त्र हैं इनके उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है, तो इसका सही उत्तर बनेगा मध्य प्रदेश का देश में दूसरा स्थान है। और पहले स्थान की बात की जाए तो पहला स्थान जो है वह मुंबई का आता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, क्रमांक 9, देश की पहली रोबोट कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो देश की पहली रोबोट कंट्रोल वेधशाला की बात की गई है, यह कहाँ स्थापित की गई है? तो यह जो है डोंगला गांव उज्जैन में स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? डोंगला गांव उज्जैन में स्थापित की गई है। इसके अलावा बात की जाए कस्तूरबा गांव, यह महू इंदौर में स्थित है। यह पहला सौर ऊर्जा ग्राम था। कौन सा ग्राम था? पहला सौर ऊर्जा ग्राम था। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो आपके सामने 4 नदियां दी गई हैं, महानदी, नर्मदा, ताप्ती और कृष्णा। कौन सी नदी? कृष्णा। तो इनमें से कौन सी नदी जो है वह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है? तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका कृष्णा नदी। कौन सी नदी? कृष्णा नदी जो है वह मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। इसके अलावा महानदी, नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं यह मध्य प्रदेश में बहती हैं। महानदी के उद्गम की बात की जाए तो इसका उद्गम सिमोगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। कहाँ से होता है? सिमोगा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से होता है। और नर्मदा नदी का उद्गम जो है यह आपका अमरकंटक की पहाड़ी से होता है, अनूपपुर जिले से। और ताप्ती नदी जो है इसका उद्गम मुल्ताई कुंड बैतूल से होता है। जबकि कृष्णा नदी जो है महाराष्ट्र में बहती है। और इस पर कृष्णा नदी पर जो है एक विश्व प्रसिद्ध एन्ना बांध का निर्माण भी हुआ है। कौन सा बांध? एन्ना बांध का निर्माण भी हुआ है। क्रमांक 11,
निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो इनमें से बताना है कि कौन सा बांध जो है वह नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है। तो महेश्वर बांध जो है यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। इंदिरा सागर बांध भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। बरगी सागर बांध भी नर्मदा नदी पर बना हुआ है। लेकिन गांधी सागर बांध जो है यह चंबल नदी पर बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर बना हुआ है। और चंबल नदी और यह मंदसौर जिले में स्थित है। इसके अलावा इंदिरा सागर, बरगी और महेश्वर जो है यह नर्मदा नदी पर ही बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 12 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का अधिकतम सीमा वाला राज्य है। मतलब मध्य प्रदेश से जो राज्य अधिकतम सीमा साझा करता है या मध्य प्रदेश के अधिकतम जिले जिस राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं उसका सही उत्तर बनेगा आपका उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश की सीमा जो है इससे उत्तर प्रदेश की सीमा जो है इससे मध्य प्रदेश के 14 जिले स्पर्श करते हैं। कितने जिले स्पर्श करते हैं? 14 जिले स्पर्श करते हैं। छत्तीसगढ़ से लगभग 6 जिले और गुजरात से 2 जिले स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान से मध्य प्रदेश के 11 जिले स्पर्श करते हैं। कुछ किताबों में आपको 10 भी मिलेगा, लेकिन उज्जैन की कुछ सीमा जो है वह राजस्थान को स्पर्श करती है, इसलिए उज्जैन को भी काउंट किया जाता है। तो ये आपका हो गया 12वां प्रश्न, जो कि इस प्रकार था। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्तमान मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बताना है कि मध्य प्रदेश का वर्तमान में क्षेत्रफल कितना है। तो 3,48,252 वर्ग किलोमीटर यह है मध्य प्रदेश का वर्तमान क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में पहला स्थान राजस्थान का आता है और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश का और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र का स्थान आता है। इस प्रकार तीनों राज्यों की जो क्षेत्रफल है उसमें क्रम मध्य प्रदेश का दूसरे क्रम पर है। और जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में प्रथम सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो जनसंख्या में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। किस राज्य का आता है? उत्तर प्रदेश राज्य का आता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। काफी आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश के एकमात्र मुख्यमंत्री जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। तो इसका सही उत्तर बनेगा पंडित रविशंकर शुक्ल। क्या बनेगा इसका सही उत्तर? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और इनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी। तो ये काफी आईएमपी बनता है, इसको याद रखना बहुत ही जरूरी। अब यहाँ पर दूसरा नाम आता है द्वारका प्रसाद मिश्र का। तो द्वारका प्रसाद मिश्र की बात की जाए तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो है यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और यह संविधान सभा के सदस्य भी रहे। कौन सी सभा के? जो आपकी संविधान सभा थी इसकी यह सदस्य भी रहे। मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और यह मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे। मध्य प्रदेश के पहले आईएमपी बनता है, यह मध्य प्रदेश के पहले सीएम थे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे, क्योंकि इनका जन्म उन्नाव यूपी में हुआ था। इसके अलावा यह एक बहुत बड़े लेखक भी थे और इनके द्वारा कुछ पुस्तकों की रचना भी की गई है। कुछ पुस्तक जिनकी रचना इनके द्वारा की गई है वो इस प्रकार हैं। द सर्च फॉर लंका, द सर्च फॉर लंका। इसके अलावा इंडिया मार्च टू फ्रीडम, इंडिया मार्च टू फ्रीडम, ये इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक थी इस प्रकार से। इसके अलावा यह इन्होंने एक कृष्णायन नामक महाकाव्य की रचना भी की थी। तो इस प्रकार ये द्वारका प्रसाद मिश्र हो गए। अब आती है बारी अगला नाम आता है वो है प्रकाश चंद्र सेठी। तो प्रकाश चंद्र सेठी की बात की जाए तो प्रकाश चंद्र सेठी भी मध्य प्रदेश के 2 बार सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा यह केंद्र में मंत्री भी रहे और
एक मोस्ट आईएमपी पॉइंट बनता है इनके बारे में कि मध्य प्रदेश में आपातकाल, जो आपातकाल था, मध्य प्रदेश में आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री। तो बहुत ही आईएमपी बनता है कि मध्य प्रदेश में जब आपातकाल लगा था तो उस आपातकाल का सामना करने वाले पहले मुख्यमंत्री थे प्रकाश चंद्र सेठी। और इसके बाद अगला नाम आता है अर्जुन सिंह का। और अर्जुन सिंह के बारे में कुछ फैक्ट समझते हैं, हम कुछ पॉइंट जानते हैं। अर्जुन सिंह यह 3 बार, कितनी बार, 3 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म चुरहट, कहाँ पे, चुरहट सीधी में होता है और यह केंद्र में मानव संसाधन मंत्री रहे। इसके अलावा और इसकी बात की जाए इनके पॉइंट में, जो बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 1992 में, बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 में नाराज होकर कांग्रेस छोड़ी और अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस का गठन किया। तो इनके द्वारा एक अलग पार्टी बना ली गई थी, उसका नाम था अखिल भारतीय इंदिरा कांग्रेस। इसके अलावा यह पंजाब के राज्यपाल के रूप में शांति व्यवस्था स्थापित की, अर्थात यह पंजाब में राज्यपाल के रूप में रहे। इसके अलावा राजीव लोगोवाल समझौता, राजीव लोगोवाल, कौन सा, लोगोवाल, राजीव लोगोवाल समझौता 1986, राजीव लोगोवाल समझौता 1986 कराने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी इन्होंने। और इसके अलावा यह इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में, जो अर्जुन सिंह थे, इन्हीं के मुख्यमंत्री काल में 1980 से 85 के बीच में भोपाल गैस कांड हुआ। और भोपाल गैस कांड का मुख्य आरोपी वारेन एंडरसन था और यह यूनियन कार्बाइड कंपनी का ओनर था, मालिक था, और यह भारत से भागने में भी सफल रहा। नेक्स्ट, और अगर बात की जाए अगले उसकी प्रश्न की, तो यह चुरहट लॉटरी कांड में भी आप आरोपी रहे। जो चुरहट लॉटरी कांड था इसमें भी यह आरोपी रह चुके हैं। और माना जाता है कि, कहा जाता है कि लॉटरी से उगाई कमाई से, जो लॉटरी से जो कमाई उगाई गई थी उसके द्वारा अर्जुन सिंह ने भोपाल के निकट कैरवा डैम महल बनवाया था। कौन सा, कैरवा डैम महल बनवाया था। कौन सा महल बनवाया था, कैरवा डैम महल बनवाया था। तो ये चारों आपके सीएम कंप्लीट हो गए हैं। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 15वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। क्वेश्चन आया है कि मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे राजा नरेश चंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर बनेगा राजा नरेश चंद्र सिंह। तो नरेश चंद्र सिंह के बारे में कुछ समझते हैं। यह मात्र 13 दिनों तक, कितने दिनों तक, मात्र 13 दिनों तक मध्य प्रदेश के सीएम रहते हैं। और इनकी बेटी पुष्पा देवी थी, यह 3 बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी। तो इनकी एक बेटी थी, उनका नाम था पुष्पा देवी, यह 3 बार लोकसभा सांसद चुनी गई थी। तो इतना आपको क्लियर है। और इसके अलावा यह सारंगगढ़, कौन सा, सारंगगढ़ छत्तीसगढ़ रियासत के राजा भी थे। कौन से, जो आपके राजा नरेश चंद्र सिंह थे। अब बात की जाए अगले जो आपके रहेंगे वो हैं मोतीलाल वोरा। कौन है आपके, मोतीलाल वोरा। इनके बारे में कुछ चीज़ समझते हैं। मोतीलाल वोरा, इनका जो जन्म है यह है निम्बी जोधा नागौर जिले राजस्थान में हुआ था। और इन्होंने रायपुर और कोलकाता में शिक्षा प्राप्त की। इसके अलावा यह दुर्ग के निवासी थे और एक बार सीएम भी रहे। कितनी बार सीएम रहे यह मध्य प्रदेश के, एक बार सीएम रहे। इसके अलावा यह पत्रकार भी थे। यह मध्य प्रदेश के दूसरे सीएम थे जो बाहर जन्मे थे। यह मध्य प्रदेश के कौन से सीएम थे, दूसरे क्रम के सीएम थे जिनका जन्म मध्य प्रदेश से बाहर हुआ था। अगला जो नाम आता है वो आता है भगवंत
राव मंडलोई। कौन सा नाम आता है? भगवंत राव मंडलोई। तो भगवंत राव मंडलोई जो थे, यह इनके बारे में समझते हैं। भगवंत राव मंडलोई जो है यह पद्म भूषण से सम्मानित हैं। किससे? पद्म भूषण से सम्मानित हैं और यह 2 बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। पहली बार यह 30 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। कितने दिन तक? 30 दिन तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इनका जन्म खंडवा जिले में हुआ था। कहाँ हुआ था? खंडवा जिले में हुआ था। और आपके जो अगले व्यक्ति हैं वो हैं श्री कमलनाथ। तो इनके बारे में समझते हैं, कमलनाथ जी के बारे में। तो कमलनाथ जी का जन्म जो है यह यूपी में होता है। कहाँ होता है? कानपुर, उत्तर प्रदेश में होता है। यह मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री थे। कौन से? यह मध्य प्रदेश के चौथे मुख्यमंत्री थे जो मध्य प्रदेश के बाहर जन्मे थे। इसके अलावा इन्हें युवा तुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? युवा तुर्क के उपनाम से भी जाना जाता है। युवा तुर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा यह 2004, 2009 और 2014 में 3 बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने जा चुके हैं और केंद्र में विभिन्न मंत्रालयों को इनके द्वारा संभाला गया है। तो यह आपका प्रमुख विवरण है कमलनाथ जी के बारे में। अब अगर बात की जाए प्रश्न क्रमांक 16 की, तो प्रश्न क्रमांक 16 कुछ इस प्रकार से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नहीं रहे हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो हैं कोई एक मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका, देखो, बीपी दुबे जो हैं यह महानिदेशक रह चुके हैं। बीके मुखर्जी भी महानिदेशक रह चुके हैं। बीके सिंह जो हैं यह वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। और बात की जाए एएन माथुर, तो एएन माथुर जो हैं यह पुलिस महानिदेशक नहीं रहे हैं। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका श्री एएन माथुर। बीके सिंह जो हैं यह वर्तमान में पुलिस महानिदेशक हैं। इसके पहले के पुलिस निदेशक की बात की जाए तो इसके पहले ऋषि कुमार शुक्ला, कौन? ऋषि कुमार शुक्ला जो थे यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, यह मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रह चुके हैं। और इनका वर्तमान में पदस्थापना जो है वह सीबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं। कब बन चुके हैं? वर्तमान में सीबीआई के डायरेक्टर बन चुके हैं। अब अगले प्रश्न की बात की जाए कि मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका स्थापित हुई थी। तो मध्य प्रदेश की जो पहली नगर पालिका है यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? जबलपुर जिले में स्थापित हुई थी और इसे 1864 में स्थापित किया गया था। और वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर पालिका की संख्या है वह है 98। कितनी है? 98 नगर पालिका जो है वह वर्तमान में मध्य प्रदेश में स्थापित हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न है मापतौल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है मापतौल प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका सागर। कहाँ पे स्थित है? सागर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सागर में स्थित है। तो सही उत्तर क्या बनेगा आपका? सागर। मापतौल प्रशिक्षण संस्थान जो है आपका सागर में स्थित है। क्रमांक 19 की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश जो है इसमें नगर निगम की संख्या पूछी गई है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम की वर्तमान संख्या है 16। कितनी संख्या है वर्तमान में मध्य प्रदेश में नगर निगम की? वर्तमान संख्या 16 है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? 16। क्रमांक 20 मध्य प्रदेश में पंचायत की बैठक कौन बुलाता है। तो मध्य प्रदेश में जो पंचायतों की बैठक होती है इनका आह्वान कौन करता है। तो इनको सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा? सरपंच। मध्य प्रदेश में पंचायतों की जितनी बैठक होती हैं उन्हें सरपंच के द्वारा बुलाया जाता है। तो राइट आंसर इज सरपंच। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक, इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, 2018 में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा। मध्य प्रदेश का जो है वह देश में कौन सा स्थान रहा। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका 27वां स्थान रहा। कौन सा स्थान रहा? 27वां स्थान रहा। और इसके पहले हमने आपको वीडियो में बताया था कि गरीबी रेखा में भी जो है मध्य प्रदेश का देश में 27वां स्थान रहा। इसके अलावा
बात की जाए भारत की, तो भारत का इस इंडेक्स में 2018 में 130वां स्थान रहा था। कौन सा स्थान रहा था? 130वां स्थान रहा था। अगले प्रश्न की बात करें, 22वां प्रश्न, मध्य प्रदेश के लाख उत्पादक जिले हैं। कौन से? यहाँ पूछा गया है लाख उत्पादक। लाख जो है यह मध्य प्रदेश की प्रमुख वन उपज है, जो कि सहतूत के वृक्ष पर लाख, जो जिसका जूलॉजिकल नाम होता है लेसिफर लक्का। क्या होता है? लेसिफर लक्का, इससे प्राप्त की जाती है। और यह जीव सहतूत के वृक्षों पर या पलाश के वृक्षों पर अपना निवास करता है और पलाश का लाख का सीक्रेशन करता है, जिससे विभिन्न प्रकार की चूड़ियाँ और उपकरण बनाए जाते हैं। तो लाख उत्पादक जिले में मंडला, जबलपुर और शहडोल, ये तीनों में लाख का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसलिए इसका सही उत्तर बनेगा आपका उपरोक्त सभी। क्या बनेगा इसका सही उत्तर? उपरोक्त सभी। अब बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 23, बहुत ही आईएमपी है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? तो इसका आंसर बनेगा 14 जिले। कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा जो है वह मध्य प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटती है। कितने भागों में? 2 बराबर भागों में बांटती है। और बात की जाए भारत में, तो कर्क रेखा जो है वह भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। और वो राज्य इस प्रकार हैं, उनका पश्चिम से हम पूर्व की तरफ क्रम देखेंगे, आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ, पश्चिम से पूर्व की तरफ क्रम देखें तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से जो है कर्क रेखा आपकी गुजरती है। अब अगर बात की जाए अगले प्रश्न की, प्रश्न क्रमांक 24, तो प्रश्न क्रमांक 24 जो है इस प्रकार है, जिलों के पुनर्गठन से निम्न समितियां संबंधित हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जब जिलों का पुनर्गठन होता है तो उससे संबंधित कौन कौन सी समितियां बनी थी? तो बीपी दुबे समिति, इसकी स्थापना 1983 में हुई थी। और एमएस सिंह समिति, इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। और इन दोनों समिति की सिफारिश के आधार पर ही मध्य प्रदेश में जिलों का पुनर्गठन हुआ था। तो इसका सही उत्तर बनेगा ए और बी दोनों, अर्थात बीपी दुबे समिति और एमएस सिंह देव समिति, दोनों का सही उत्तर बनेगा ए और बी दोनों। तो इस प्रकार आपका सही आंसर बनेगा सी। प्रश्न क्रमांक 25 की बात की जाए तो प्रश्न क्रमांक 25 है, देश की लकड़ी उत्पादन में मध्य प्रदेश का लगभग कितना हिस्सा है? मतलब देश में जो लकड़ियों का उत्पादन होता है उसमें मध्य प्रदेश का हिस्सा कितना है? तो इसका सही आंसर बनेगा 20%। मध्य प्रदेश में जो है देश की 20% लकड़ी का उत्पादन होता है। प्रश्न क्रमांक 26 की बात की जाए तो इसका क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश देश का कितना प्रतिशत तेंदुपत्ता उत्पादन करता है? बहुत ही आईएमपी बनता है, क्योंकि तेंदुपत्ता जो है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और सबसे प्रमुख उपज है, जिसके द्वारा बीड़ी का उत्पादन किया जाता है। और मध्य प्रदेश में पूरे देश का 60% तेंदुपत्ता का उत्पादन किया जाता है। और तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए चरण पादुका अभियान चलाया गया था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 2018 में, जिसमें जो आपके तेंदुपत्ता संग्राहक थे इनको जूते बांटे गए थे। क्या बांटे गए थे? जूते बांटे गए थे। और इस योजना का नाम था चरण पादुका योजना। नेक्स्ट 27वें प्रश्न की बात करें तो 27वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश की कौन सी रेखा जल विभाजक मानी जाती है? बहुत ही आईएमपी कि मध्य प्रदेश की एक ऐसी रेखा जो कि जल विभाजक रेखा मानी जाती है, जल का विभाजन करती है, और वो है 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। कौन सी? 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वह मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात करें तो 28वां प्रश्न है, कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 कि कौन सा स्थान मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो इसका सही उत्तर बनेगा आपका भिंड। भिंड जो है यह मध्य प्रदेश का सबसे न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र है। और अधिकतम वर्षा वाले क्षेत्र की बात की जाए तो अधिकतम वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह आपका पचमढ़ी होगा। कौन सा होगा? पचमढ़ी होगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न की बात की जाए, प्रश्न क्रमांक 19, तो प्रश्न क्रमांक 19 जो है वो
मध्य प्रदेश में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश की जलवायु पूछी गई है तो मध्य प्रदेश में जो है वह उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। और मध्य प्रदेश में जो है वह मानसून कब प्रवेश करता है, तो मध्य प्रदेश में मानसून जो है वह जून के महीने में प्रवेश करता है, जो कि अगस्त महीने तक रहता है। कब तक रहता है? अगस्त महीने तक रहता है। और मध्य प्रदेश में जो मानसून प्रवेश करता है वह दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। कौन सा होता है? दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, जो कि केरल के तट से प्रवेश करके मध्य प्रदेश तक आता है। और हमारा अंतिम प्रश्न है मध्य प्रदेश का, जो हम देखेंगे कि गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है गोल्ड एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क कहाँ स्थित है। मतलब जो गोल्ड का जो एक्सपोर्ट होता है, जो आयात होता है, उसका प्रमोशन करने के लिए एक पार्क बनाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? इंदौर जिले में स्थित है। तो ये आपका सही उत्तर बनेगा। इसके अलावा पीतमपुर जो है यह धार जिले में स्थित है। भारत का डेट्रॉइट कहलाता है। बीना जिला, बीना यह सागर जिले में स्थित है। और आगासौद रिफाइनरी, कौन सी रिफाइनरी? आगासौद रिफाइनरी, जो कि ओमान के सहयोग से 2014 में बनाई गई थी, यह बीना में ही स्थित है। और मंडीदीप जो कि रायसेन जिले में स्थित है, और यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर बनाने का कारखाना स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम समाप्त करते हैं। आप और इसी प्रकार हम आपके लिए नए नए वीडियो लाएंगे। उसको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर कीजिए, ताकि हमारे वीडियो कई लोगों तक पहुँच सकें। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।